हेलो माय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आप अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे से कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी आखिरी पार्ट है ये NIOS ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 19 का ये पार्ट 5 रहने वाला है और दिस इज़ द ओनली लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम काफ़ी यानी एक्सटेंसिव स्केल में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के हर एक प्रकार को हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, प्रीवियस इसी चैप्टर की वीडियोज़ में। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। अब स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। Now the video starts from here. Like we have already discussed all about industries, like how many types of industries are there in India and where do they locate, और each and everything we have already discussed. तो आज हम इस वीडियो में चालू करने वाले हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखिए, हमने ये तीनों सेक्टर इकोनॉमी के पढ़ लिए हैं। दैट इज़ द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर दैट इज़ द एग्रो बेस्ड, ठीक है, जहाँ पर फार्मर्स जो है सारे के सारे प्रोडक्शन करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में ये जो एग्रो बेस्ड प्रोडक्शन यानी जितना भी मटेरियल होता है जो फार्मर्स के द्वारा प्रोड्यूस करा जाता है वो यहाँ पर जाकर मैन्युफैक्चर होता है, और अदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी यहीं पर आता है। इंडस्ट्री सेक्टर को भी हम यहीं पर कंसिडर करते हैं। ठीक है सॉरी, अब यहाँ पर टर्सरी सेक्टर की बात करें तो टर्सरी सेक्टर में सर्विसेज आती हैं। ठीक है, मोर डिटेल में हम जब पढ़ेंगे जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, टर्सरी सेक्टर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने आप को जो लिमिटेड रखते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के साथ, ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्टर में फॉल करती है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की ये पूरी डेफिनेशन है जिसे आप जो है याद कर सकते हैं। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या होता है? बेसिकली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जहाँ पर जो फार्मर्स के द्वारा प्राइमरी सेक्टर में जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस करी जाती है ना, वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो, एज वेल एज वो भी इंडस्ट्रीज़ आती हैं जो एग्रीकल्चर में यानी जो फार्मर्स के द्वारा चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, चाहे फिर वो ट्रैक्टर्स हो, इक्विपमेंट्स हो, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ ही होती हैं। ठीक है, मगर वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सेकेंडरी सेक्टर में होती है, और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर जो रॉ मटेरियल कुछ और यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि जो इक्विपमेंट्स हैं या फिर कुछ और चीज़ें हैं तो उनमें तो स्टील वगैरह यूज़ होगी ना। अब फर्टिलाइजर्स भी बनाए जाते हैं, वो भी तो फार्मर्स के द्वारा क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर फर्टिलाइजर्स वगैरह भी क्या होते हैं कि ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में कंसिडर करे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे प्रकार हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के, जैसे कि FPIs। ठीक है, FPI के बारे में बात करें, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर फूड को जो ना उसमें वैल्यू एडेड करी जाती है। लाइक पटैटो, अगर हम बात करें आलू की, आलू को अगर फार्मर्स के द्वारा कल्टीवेट करा जा रहा है तो उसको डायरेक्टली कंज्यूमर्स के द्वारा यूज़ भी करा जा सकता है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली हम उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर पटैटोज़ को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेकर आया जाए और उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दी जाए तो उसके बाद उनकी चिप्स वगैरह बनाई जा सकती हैं, फ्रेंच फ्राइज बनाई जा सकती हैं। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स विच कैन बी जो उन पटैटो से एक्सट्रैक्ट करी जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें वैल्यू एडेड चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर डेयरी इंडस्ट्री भी इसी में फॉलो करती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी, ठीक है, जूट इंडस्ट्री भी, ठीक है, और कॉटन इंडस्ट्री भी, शुगर इंडस्ट्री भी, टी इंडस्ट्री भी। ठीक है, ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, यानी यहाँ पर जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है ना, ये सारे के सारे जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो सब एग्रीकल्चर से आ रहा है, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो है फार्मर्स, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए। यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण इनमें से जो ना सबसे महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्री है दैट इज द कॉटन और शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर आपकी बुक में जो है ना यही दी गई है, बाकी को हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट मैंने एग्जांपल्स दे दिए हैं सो दैट कि यू नो इट बेटर। ठीक है, तो यहाँ पर दो इंडस्ट्रीज़ को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्णता दी गई है, दैट इज़ द शुगर इंडस्ट्री और कॉटन इंडस्ट्री। ठीक है, अब ये जो शुगर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं शुगर और ये कॉटन है। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो शुगर को काफ़ी एक्सटेंसिव स्केल में यूज़ करा जाता है, चाहे फिर वो स्वीट्स हों, चाहे फिर वो चॉकलेट्स हों, चाहे फिर वो बिस्किट्स हों, यानी जितनी भी स्वीट डिशेज होती हैं वहाँ पर भी शुगर का काफ़ी जो मात्रा में यूज़ होता है। ठीक है,
और जो नेचुरल शुगर है वो तो आपको पता ही है कि जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर तो पाई जाती है, बट यहाँ पर जो अदर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अदर जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स जितने भी आते हैं, लाइक चॉकलेट, बिस्किट और ये आइसक्रीम वगैरह जितने भी होते हैं, यहाँ पर शुगर यूज़ होती है। अब ये शुगर कहाँ से आती है? शुगर केन से आती है। और शुगर केन एक कैश क्रॉप है, ठीक है, कैश क्रॉप है, यानी यहाँ पर ये मतलब साथ के साथ, यानी इससे पैसा काफ़ी ज़्यादा आता है। और देखिए इसका जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन 1 साल का होता है, ठीक है। अब होता यूँ है कि 1 साल के लिए कौन वेट करेगा, इसलिए इसको लेज़ी क्रॉप भी कहा जाता है, ठीक है। काफ़ी समय लगता है इसको रीप होने में, ठीक है, पकने में, ठीक है। अब यहाँ पर मिल्क, टी, कॉफ़ी हम सब के द्वारा ये कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये लिए जाते हैं, पिए जाते हैं। मिल्क हो गया, टी हो गया, तो यहाँ पर भी शुगर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर है ब्राज़ील के बाद, ठीक है। फर्स्ट प्लेस में ब्राज़ील आता है, मगर पहला स्थान जो है इंडिया का, वो जैसे कि जो गुड़ हो गया या फिर खांडसेरी यानी शक्कर जिसे हम बोल देते हैं, उसको प्रोड्यूस करने में है, ठीक है। गुड़ भी काफ़ी बड़े बड़े जो भेले होते हैं, यानी थान होते हैं, लाइक मान लीजिए बड़े बड़े पहाड़ से होते हैं, वो प्रोड्यूस करे जाते हैं किसके द्वारा? शुगर केन की सहायता से, क्योंकि शुगर केन में कहीं ना कहीं जो सुक्रोज का कंटेंट होता है वो पाया जाता है। ना देखिए, जो शुगर इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है शुगर केन होता है। देखिए एक बल्कि मटेरियल है, बल्कि रॉ मटेरियल होता है, काफ़ी हैवी होता है। ट्रैक्टर आपने देखे होंगे, ट्रक देखे होंगे, लाद के चलते हैं और मील्स तक ये जाते हैं, ठीक है। मगर इनमें जो सुक्रोज का प्रेजेंस होता है ना, अगर इन्हें ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े, यानी अगर मानकर चलिए कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर खेत है, ठीक है, और इसको तकरीबन 80-90 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद मिल तक जाना पड़े, शुगर की जो मिल होती है वहाँ तक जाना पड़े, तो इसका जो सुक्रोज का जो कंटेंट होता है ना, वो रिड्यूस हो जाता है। क्या होता है, इसकी जो शुगर की मात्रा है, इसमें जो मिठास होती है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए हमेशा जो मिल्स होती है ना, वो कहीं ना कहीं जहाँ फार्मर खेती करते हैं शुगर केन की, वहीं पर लोकेटेड होती हैं। इसीलिए शुगर मिल्स यहाँ पर देखिए लिख भी रखा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इन मिल्स में शुगर, गुड़ और खांडसेरी जैसे जो मटेरियल, यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करे जाते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इजीली, जो मैंने आपको बताई है अभी। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र जो है वो हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में जो है जो सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करता है, मगर वहीं पर जो उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद कर्नाटका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिल्स यहाँ पर लगी हुई हैं महाराष्ट्र में और ये कर्नाटका में भी। तो हर जगह आपको जो है सूगर मिल वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि शुगर केन ऐसी फसल है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती है और ये पूरा का पूरा ईयर ले जाती है अपने अंदर, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है ना लेजी क्रॉप भी बोला जाता है। अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है शुगर केन इंडस्ट्रीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि जो शुगर केन इंडस्ट्रीज़ है वो 2 भागों में डिवाइडेड है, एक तो ट्रॉपिकल रीजन और एक सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन ये वाला रीजन है और ट्रॉपिकल रीजन ये वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ पर इनको जो ना फेवरेबल कंडीशन इनके क्या है कि पानी अच्छी खासी मिलती रहे इन्हें, और अच्छे से यानी कि जो सॉइल वगैरह वो सारी चीज़ें हमने सॉइल वाला चैप्टर देखा था और क्रॉप वाला सब चैप्टर देखा था, वहाँ पर हमने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लिया था, ठीक है। तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज थिंग्स ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम सब ट्रॉपिकल की बात करें तो सब ट्रॉपिकल में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य आ जाते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम ट्रॉपिकल की बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका जैसे राज्य भी आ जाते हैं, जहाँ पर ये शुगर केन जो इंडस्ट्री है, मिल वगैरह हैं, लगी रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शुगर केन एक पेरिशेबल आइटम है, ठीक है। पेरिशेबल यानी खराब भी हो जाता है, सड़ जाते हैं शुगर केन, ठीक है। तो यहाँ पर शुगर केन इसलिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं नियरली लोकेटेड होती हैं। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि शुगर केन इंडस्ट्री जो है इनिशियली सब ट्रॉपिकल रीजन में इनको लगाया गया था, मगर धीरे धीरे इनका एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, एक्सपेंशन हुआ और सबसे ज़्यादा जो शुगर केन का प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। अब रिसेंटली जो ट्रेंड शो कर रहा है ना महाराष्ट्र में, ये जो ट्रेंड है यानी शुगर केन प्रोडक्शन का कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना एक्यूट वाटर प्रॉब्लम जो है ना वो वहाँ पर फेस ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वहाँ पर वाटर की कमी है, ठीक है। अब जो वाटर की कमी है तो शुगर केन तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो इसीलिए वहाँ की जो चीज़ें हैं ना अब कहीं ना कहीं जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन से सब ट्रॉपिकल रीजन में शिफ्ट कर रहे हैं। जो बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे रीजन है यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर प्रोडक्शन, यहाँ पर देखिए फर्टाइल लैंड भी है, वाटर की अवेलेबिलिटी भी सही है, ठीक है। तो इसीलिए अब कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रेंड है ना वो शिफ्ट होता दिख रहा है कि जो सदर्न इंडिया में जो शुगर केन इंडस्ट्रीज थी अब वो शिफ्ट कर रही है। वो क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, नॉट बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है।
तो यहाँ पर प्रोडक्शन की बात करें तो शुगर केन इंडस्ट्रीज़ ने ओवर प्रोडक्शन करा है। लाइक बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो जब ये फसल कटती है ना 2-3 सालों तक, तो ये तकरीबन अच्छी खासी जो मार्केट में अपनी पकड़ बनाए रखती हैं। वहीं पर जब इनका प्रोडक्शन गिर जाता है ना, गिर जाता है और ये उस समय पर कल्टीवेट कर, यानी जो इमैच्योर क्रॉप होती हैं, तो उस समय पर जो शुगर की जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए आपने देखा होगा शुगर के जो प्राइसेस हैं वो मार्केट में इंक्रीज हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोडक्शन तो हो रहा है मगर अभी वहाँ पर कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग नहीं शुरू हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं शुगर केन इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन ऑपरेशन कब, यहाँ पर देखिए 2015, 2016 में और 2020, 2021 में देखिए इनका प्रोडक्शन नंबर ऑफ फैक्ट्रीज 526। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है वो डिक्लाइन होती हुई दिखाई दी है, मगर वहीं पर हमें यहाँ पर ट्रेंड जो है इंक्रीज होती हुई भी दिखाई दी है 2017, 2018, 2018, 2019 में। ठीक है, अब यहाँ पर केन का जो एवरेज है हेक्टेयर में वो हमें कहीं ना कहीं इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, और शुगर केन प्रोडक्शन भी हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। और जो मोलासिस वो होते हैं जब शुगर केन इंडस्ट्रीज़ के बाद जो जितना भी बचा हुआ रिमेनिंग बचता है ना, वो सारे मोलासिस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मोलासिस का भी प्रोडक्शन हमें सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिला है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, अब हम कॉटन इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है शुगर केन के बाद। ठीक है, जो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री भी बोला जाता है, बिकॉज इट एम्प्लॉयज अ लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर हैंड स्पिनिंग, लाइक जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, तो वहाँ पर क्या हुआ करते थे, हैंड स्पिनिंग यानी हैंडलूम होते थे, उससे कपड़े वगैरह बनाए जाते थे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी को भी चरखा चलाते हुए वहाँ पर जो है वो हाथ से सारी चीज़ें होती थी, बट धीरे धीरे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उसके बाद से सारी चीज़ें जो है ना मशीनों पर शिफ्ट हो गई, और जो बढ़ती हुई डिमांड थी ना मार्केट में उसको मीट करने के लिए सारी चीज़ें मशीनों पर शिफ्ट करनी पड़ी। ठीक है, जो फर्स्ट मिल थी वो 1854 में इस्टेब्लिश करी गई थी मुंबई में। मुंबई को जो है ना जो कॉटन पॉलिस भी बोला जाता है, वो क्यों, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए अच्छी खासी ज़मीन भी, अच्छी खासी जो फसल भी है ये ब्लैक सॉइल पर अच्छे तरीके से हो जाती है। ठीक है, तो गुजरात के जो खंबत वाला रीजन है वहाँ पर भी, महाराष्ट्र में भी हो जाती है, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी मतलब स्केल पर कॉटन का प्रोडक्शन होता है। तो वहाँ से क्या है कि वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा मिल्स भी वहीं पर लोकेटेड है, और वो एक तरीके से पूरी बेल्ट है, वहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा लोकेटेड है। तो ठीक है, और वहाँ से जो है ना जो कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं या फिर थान बनाए जाते हैं, तो वहाँ से वो अदर जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक्सपोर्ट भी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर पोर्ट की फैसिलिटी भी है। ठीक है, तो इसीलिए जो बेल्ट है ना गुजरात और महाराष्ट्र की, वो सबसे ज़्यादा लाभकारी मानी जाती है वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए गुजरात की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं जो गुजरात वेस्टर्न इंडिया में, गुजरात और महाराष्ट्र में और वेस्टर्न मध्य प्रदेश में और तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी स्थित हैं जो कॉटन की मिल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सॉइल ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट और लेबर के अलावा जो कुछ टेम्परेचर वगैरह भी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है कॉटन प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए, अब फैक्टर कुछ हैं जो कहीं ना कहीं कॉटन को उगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कॉटन की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो क्या कि प्रोड्यूस कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा कहाँ कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा तो जो गुजरात और महाराष्ट्र वाला रीजन है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पर पूरी की पूरी जो टेक्सटाइल मिल्स हैं ना वहाँ पर इस्टेब्लिश हैं। ठीक है, अबाउट अगर हम हाफ की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा मिल्स हैं वो यहीं पर इस्टेब्लिश हैं, इसलिए मुंबई को कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और सोलापुर, खोलापुर, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद और जलगांव जैसे अदर जो एरियाज़ हैं ये भी कहीं ना कहीं बहुत मशहूर हैं टेक्सटाइल मिल्स के लिए। ठीक है, अब देखिए फैक्टर जो लोकलाइजेशन के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है अहमदाबाद और मुंबई और पुणे जैसे रीजन में, वो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहाँ पर देखिए अमीर तो रहते हैं और वहाँ पर वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो इसलिए कैपिटल की अवेलेबिलिटी वहाँ पर ईजिली जो है प्रोवाइड हो जाती है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक्सेसिबिलिटी टू द मार्केट, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात, और यहाँ पर जो नियरनेस टू द पोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, और यहाँ पर चीप लेबर भी अवेलेबल है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग आपने देखा होगा कि जो यूपी वगैरह से और बिहार वगैरह से पलायन करते हैं मुंबई वगैरह के लिए, तो वहाँ पर वो इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में जाकर लग जाते हैं। तो हमारा इंडिया प्रोड्यूस तो काफ़ी ज़्यादा करता है, और हमारा इंडिया जो है ना एक्सपोर्ट भी करता है। जापान, यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे जो कंट्रीज़ में जो कॉटन है यानी टेक्सटाइल है उसको एक्सपोर्ट भी करता है। हमारा जो प्रोडक्शन रहा था 2018-2019 में 4182 मिलियन
किलोग्राम रहा था। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोडक्शन आप देख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो कॉटन इंडस्ट्री हमने डिस्कस करी है पूरी की पूरी आप यहाँ पर देख सकते हैं और डेटा। ठीक है, ये देखिए ये है आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये है ड्राई क्लाइमेट, इसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल रीजन। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इंडिया का, ये सब ट्रॉपिकल वाला रीजन, ये ट्रॉपिकल वाला रीजन। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज द शुगर केन इंडस्ट्री एज वेल एज द कॉटन इंडस्ट्री। तो आपको कैसी लगी वीडियो, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपका कोई भी डाउट होता है डोंट हेजिटेट, जस्ट आस्क। ठीक है, तो आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। मगर आपकी कोई भी डाउट होता है ना, तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे माध्यम अवेलेबल हैं, देन यू कैन कनेक्ट मी वेर एवर यू वांट। ठीक है, तो आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।